हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, मॉडल प्रॉपर जो आपका सेकंड है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, सिल्वर की इलेक्ट्रॉन क्षमता दे रखी है 0.80 दे रखी है भाई Ag के लिए और कॉपर के लिए दे रखी है 0.34। अब तुम जानते हो सिल्वर तो जो सीरीज होती है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी उसमें नीचे आता है और तांबा आता है ऊपर। तो तांबे का होगा ऑक्सीडेशन और सिल्वर का होगा रिडक्शन। तो आपका ई नोट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये दोनों ही इसके एसआर भी मान ही दिए हुए हैं तो चेंज करने की जरूरत तो है ही नहीं। लिख देंगे आप सीधा 0.34 और ये आंसर आ जाएगा 0.46। ठीक है, ये लो। नेक्स्ट, कौन सा धातुओं की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति को सही दिखाता है? तो आप जानते हैं सीरीज में ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति जो है वो लिविंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इनमें सबसे ऊपर कौन है? Zn है। और फिर देखो, आपको अगर वो याद है, लिखा राम काना राम मांगे अल्लाह जिंदगी क्यों फीकी है, कोई निगाह सुंदर सी पड़े हाय क्यों आगे हो गई औरत फलाने वाले की। तो जिंक सबसे आगे उसमें, फिर ये क्यों है और ये आगे हो गई औरत, ये लो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अब ये दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बेस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो, कॉपर से कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर साथ है इसलिए। तो आपका ये ऑक्सीडेशन दिखा रखा है यहाँ पर और ये सिल्वर का रिडक्शन दिखा रखा है, ये लो। चलो, इनमें से कौन सी सबसे कम प्रतिक्रियाशील या कौन सी सबसे कम रिएक्टिव है? जो सबसे नीचे आएगी सीरीज में वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो आपकी सीरीज लिखाराम कानाराम मांगे अल्लाह जिंदगी क्यों फीकी, कोई निगाह सुंदर सी पड़े हाय क्यों आगे होगी औरत फलाने वाले की। तो इसमें एयू देखो सबसे नीचे है, तो यही सबसे कम क्रियाशील है। चलो नेक्स्ट, ईंधन सेल के लिए क्या सत्य है? तो भाई सही बात है, H2O2 सेल में H2 तो एनोड की जगह होता है और O2 जो है कैथोड की जगह होता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, ये आपको करना है। इसमें पहला ले लो, सबसे पहले देखो H2O से आपने O2 बनाया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने फेराडे आवेश, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे। फिर आप सेकंड ले लो MnO4 नेगेटिव, इससे बनाया Mn2 पॉजिटिव। यहां Mn जो है +7 में है और यहां +2 में है। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन है, मतलब कि 5 फेराडे आवेश है। तो अब मिला लेते हैं, बी मिल जाएगा चौथे से, ठीक है, और ए मिल जाएगा आपके सेकंड से। ए तो मिल गया सेकंड से और बी मिल गया चौथे से, ये इसमें ही है, ये लो। यहां अभी थोड़ी देर पहले आया था H2O से O2 बनने के लिए 2 फेराडे आवेश चाहिए, बिल्कुल सही है। यहां देखो, एल्यूमिनियम से Al3+ बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहां से। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे मान लो, और Al जो है वो 27 ग्राम है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 27 ग्राम के लिए चाहिए कितने फेराडे? 3 फेराडे, इसलिए 1 ग्राम के लिए चाहिए 3/27। ठीक है, और इसलिए आप लिख दो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए। अगर 4.44 आ गया तो ठीक बात है। 3 नाम 27, देखो 9 चौक 36 होता है, 40 को काटेंगे तो 4.4 फेराडे आ जाएगा।
तो मतलब दोनों ही कथन क्या है, सत्य ही है भाई। टॉप येलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धशैल अभिक्रिया दे रखी है, ईएमएफ पूछ रहा है, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड और ई एनोड पूछा जा रहा है। तो आपका ई कैथोड तो हो गया है 1 पॉइंट, आपका ई कैथोड तो हो गया 0.44, ठीक है ना। और एनोड पर क्या आ जाएगा, 1.33। जब आप जोड़ेंगे इसको पूरे को तो ये लगभग बैठेगा कितना, 1.77। चलो नेक्स्ट, मोलर चालकता पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला मोलर चालकता का, कप्पा अपॉन सी, मीटर में दे रखा है तो 1000 का भाग ही लगेगा। चलो कप्पा है 0.248 और सांद्रता 0.2 है, और आपका 1000 ये है यहाँ पर, ये काटो, यहाँ एक और 1000 आ जाएगा, जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा, इसको काटोगे 124। और यहां से अगर देख सकते हो तो ये लगभग 1.24 इंटू 10⁻³ इतना आ जाएगा। ये लो, अगला ईएमएफ पूछ रहा है भाई नेरनस समीकरण से। तो ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई नॉट सेल दे रखा है 10.5, एन ट्रांजेक्शन देखो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी हो गई और रिएक्टेंट की भी इतनी ही हो गई। काट दो इनको, log 1 आ गया, log 1 मतलब कि 0, ये पूरा 0 हुआ तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपका ई सेल जो है वो 10.5 वोल्ट हो जाएगा। ये लो, चलो नेक्स्ट, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, 50 ग्राम चीनी है और 350 पानी है, तो टोटल विलियन का द्रव्यमान 400 ग्राम आ गया। अब चीनी की प्रतिशत तो 50/400 × 100, ये कटा, इसको काट दिया 12.5%। ये लो, एथेनॉल के 1 मोल का द्रव्यमान सीधा 46 ग्राम। अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को बिल्कुल अमलगमी कहते हैं। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। सजातीय मतलब जब आप मिला दोगे तो वो पूरा घोड़ा हुआ दिखेगा, होमोजीनियस। बिल्कुल पानी में चिड़ियों को घोलते हैं तो ऐसा ही बढ़ता है। हेनरी के नियम के अनुसार ये 3 गैसें दे रखी हैं और विलयता पूछ रहा है, तो याद रखना ये हेनरी जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी या विलयता उतनी ही क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा हेनरी इसका है, सबसे कम इसका है, तो बी की घुलनशीलता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हेनरी सबसे कम है इसका। फिर कम है सी का, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ए, बी सी ए। ये लो नेक्स्ट, ये डेल्टा टीएफ पर आ गया क्वेश्चन, के एफ एम। डेल्टा टीएफ 0.25 दे रखा है, के एफ 1.2 दे रखा है। मोलरिटी देखें तो 5, मोलर मास पूछ रहा है, उसको एक्स कर दो। 100 ग्राम विलायक दे रखा है, जब ग्राम में लेते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 240 के आसपास, ठीक है। ये लो, अब इनमें से कौन सा है जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन या एलिवेशन शो करता है, तो जिसका वॉन्ट होप और सांद्रता का
प्रोडक्ट सबसे कम आएगा वही सबसे कम रहेगा। तो अब देख लेते हैं ऊपर वाला। सबसे पहले इसको देख लो, सी ऑप्शन को। 0.1 दिया हुआ है, इसको 2 से गुणा कर लो, 0.2 आ गया। यहां 1 दे रखा है, इसको 2 से गुणा कर लो, ये भी 2 आ गया। 0.1 KCl को भी 2 से गुणा करोगे, ये 0.2 आ जाएगा। और यहां 0.A ऑप्शन में जो है 0.05 दे रखा है और उसको 2 से गुणा कर रहे हैं। हटाओ, 100 आ गया, ये 50 आ गया, 1/10 हो गया, और ये आ जाएगा 0.1। तो सबसे कम यही आ गया, तो यही हो जाएगा आंसर। अब इनमें से कौन सा परासरण दाब का मान समान होगा? तो पिछला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही है, सांद्रता और वॉन हॉफ को गुणा करना है। तो डी ऑप्शन देखो, 2 आयन और 0.2, तो गुणा करोगे तो ये 0.4 हो जाएगा डी ऑप्शन में। और 0.1 को यहां आयन देखो कितने हैं, 3, तो पोटेशियम और 1 ये पूरा ब्रैकेट, ये 4 है, ये भी कितना हो गया 0.4, बराबर हो गए। ये लो। नेक्स्ट है 1 मोल चीनी को 3 मोल पानी में घोल दिया जाता है, तो रिलेटिव लोवरिंग। आप जानते हो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वो आपका निर्भर करता है विलय की मोल भिन्न पर। तो विलय की मोल भिन्न बना लो यहां से। 1 मोल तो चीनी है, 3 मोल पानी है, 1 + 3 है, 1/4 हो गया, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है? सारे ही ये तो। इनमें से कौन सा आदर्श विलयन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए? बिल्कुल डेल्टा V 0 ही होता है, H भी 0 ही होता है, S पॉजिटिव और डेल्टा G नेगेटिव ही होता है। चलो 55, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का गुण नहीं है? ये तो है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये भी सही बात है। और डेल्टा V मिक्सचर भी 0 ही होता है, ये भी सही बात है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल अंश देखो, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 80 ग्राम क्या है? वाटर है। इथाइलिन ग्लाइकोल का भार क्या होगा? तो CH2OH, CH2OH। 12 और 12 24, 4 32, 2 34 और 4 38, और 24 कितने हो जाएंगे? लगभग ये 62 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब मोल भिन्न ज्ञात करें अपन इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो 20/62 अपॉन 20/62 प्लस 80/18, ये लगभग आ जाएगा 0.68 के करीब। ठीक है। धीमी प्रतिक्रिया, स्लो रिएक्शन इनमें से कौन सी है? एनसीईआरटी का सीधा एग्जांपल है हीरे का ग्रेफाइट में चेंज होना। फिर तीसरे क्रम के लिए कौन सी वेग कांस्टेंट होगा, इकाई कौन सी होगी? तो सूत्र है आपका लीटर पर मोल। तीसरी कोटि के लिए निकाल रहे हैं तो K3 n-1 सेकेंड इनवर्स, n की वैल्यू रख दो 3, तो 3 - 1 2 बच गया यहां पर। देखो लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकेंड इनवर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो तुम NO2 वाला फॉर्मूला यहां रख ले दो, dNO2/dt, और dNO2/dt दे रखा है 0.0125, इसमें भाग दिया 4 का, यह लगभग आ जाएगा 0.0031। ये लो, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब यहां देखो, अगर कंसेंट्रेशन होती है 2 गुना और रेट हो जाती है 4 गुना, तो ऑर्डर हो जाता है सेकंड। तो ऐसे ही अगर कंसेंट्रेशन को 4 गुना कर दिया और रेट को उसका 4 गुना 16 कर दिया, तो भी तो ऑर्डर क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। तो ये लो। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम कोटि का हाफ लाइफ 10 मिनट है, 100 मिनट में ये कितना हो जाएगा? पहले तो 100 में 10 का भाग दो,
10 टी हाफ आगे, और तुम जानते हो टी 99.9% जो है किसके बराबर होता है? 10 टी हाफ के। तो डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। प्रथम कोटि के लिए ये दर स्थिरांक दे रखा है, और क्या पूछना चाह रहा है ये? पहले तो हाफ लाइफ निकाल लो। टी हाफ 0.93 और ये 60, ये तो आ गया टी हाफ। और ये कह रहा है 1/16 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 से 1/2, इससे 1/4, इससे 1/8 और इससे 1/16, यानी आपको 4 हाफ लाइफ जो है यहां पर बनानी है। 4 से गुणा कर दो, काटो इसको, 15 आ गया, और 15 का भाग जो है आप 0.693 में देंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। आपका 0.693 जो है इसमें भाग दे देते हैं 15 का, तो ये लगभग निकल करके आता है 4.6 into 10⁻²। चलो, कोटि के लिए कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन देख लो, यही गलत हो गया। कोटि फ्रैक्शनल या भिन्नात्मक हो सकती है, ये नहीं बता रहा है, तो यही गलत है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ दे रखा है 60 मिनट, 75% होने में कितना समय लगेगा? तो 100 से 50, 50 से 25, यहां 75 पूरा होता है। हाफ लाइफ 60 दे रखी है, 60 और 60 120। ये लो, इस समीकरण में माइनस dx/dt में क्या मतलब है इसका? तो भाई समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, यही मतलब है। चलो, ये अभिक्रिया दे रखी है, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तो सबसे पहले तो x का फॉर्मूला लिख ले यहां पर। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। ये 1.2 है, 1/2 है ही। यहाँ 50 में से मान लो 0.38 को घटा लो, क्योंकि अपने को माइनस नहीं चाहिए इसलिए इसी में से घटा रहा हूं मैं। यहां देखो सेकंड में पूछ रहा है, इसलिए 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 600 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 मिनट को 60 सेकंड से गुणा करेंगे तो 600 सेकंड होंगे। अब ये ऊपर हो गया 0.12, ठीक है, और नीचे ये है 2 गुणा 600। अब क्या करो, यहां से ये 2 बिंदी हटाओ, यहां लगा दो। इस चारों को यहां से हटा करके ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो 10 की घात -4 हो जाएंगे। ये 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो 1 गुणा 10 की घात -4 तुमको दिख जाएगा। तो ये आपके सेकंड पेपर का जो है वो सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यहां तक आप बढ़िया कीजिए, आगे आपसे मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।